सत श्री अकाल जी। पंजाबी समझ में आती है, बोल नहीं सकती हूँ अच्छे से, लेकिन कोशिश करूंगी कि ऐसी हिंदुस्तानी भाषा में आपसे बात करूं कि आप मेरे दिल की बात समझ पाएं। और जो अभी ये कह के गए हैं, इनकी एक एक बात सुन रही थी मैं, और ऐसा लगता है कि जो मैं 2002 के लिए कर रही थी वो एक एक वाकया जो है वो 1984 से गुजरा है। एक एक चीज, और यही मुझे लगता है इसी वजह से आज कोई भी पॉलिटिशियन जो इसका जिम्मेदार है, भले ही वो कांग्रेस का हो, भले ही वो राजीव गांधी हो या बीजेपी को या बीजेपी के हो, वो आज तक हमारे ऊपर बैठे हैं, हम पर राज कर रहे हैं। मेरे बुक लॉन्च दिल्ली में था, उस पर किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर 1984 को इंसाफ मिलता तो 1993 नहीं होता, 1993 को इंसाफ मिलता तो 2002 नहीं होता, और 2002 को इंसाफ मिलता तो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो नहीं होता। और ये कहानी बहुत पुरानी है, और मेरा सिख समुदाय के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक इसलिए भी है क्योंकि मैं 1993 दंगों की बेटी हूँ। 9 साल की थी मैं जब हमारे दरवाजे पर चिपका दिया गया चलो अयोध्या 6 दिसंबर। मेरे पिताजी जो हैं स्कूल टीचर थे, और हमारा घर जो है एक आरएसएस की शाखा के बिल्कुल बगल में था। तो जब टीचर्स डे होता था तो वो आके हमारे पिताजी के हाथ में धागा बांधते थे, और अचानक 6 दिसंबर को हम सब मुसलमान हो गए। और हमको खबर मिली कि मैं और मेरी बहन जो है, मैं उस वक्त 9 साल की थी और मेरी बहन कुछ 14 साल की थी, हमको रात को उठा लिया जाएगा। घर में एसिड की बोतलें फेंकी गई, बहुत कुछ लिखा गया। इकलौती मुस्लिम फैमिली थी उस वक्त, शायद और कोई मुसलमान हमारी मदद के लिए नहीं आया कहीं और से, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं बग्गा जी आए और मुझको और मेरी बहन को एक अपने लोहड़ी का वक्त था उस वक्त, लेकर गए, और वहां उन्होंने 1 महीने तक अपनी बेटी बनाकर रखा उन्होंने हमें। तो मेरा सबसे बड़ा, अगर हमारे साथ, हमारे घर के साथ सबसे बड़ा एहसान किसी का है वो सिख परिवार का है, क्योंकि अगर आज मेरी इज्जत के साथ अगर मैं खड़ी हूं और मेरा घर खड़ा है तो वो सिख परिवार के साथ है। और मुझे लगता है उनके दर्द में, आपके दर्द में और मेरे दर्द में कोई फर्क नहीं है। हम सबका दर्द एक जैसा है। 1984 में जब दंगे हुए, उसके बाद अभी ये कह रहे थे राजीव गांधी का स्टेटमेंट कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे छोटे तकलीफें हो जाती है लोगों को, वही दर्द हमारा भी है। और मुझे स्पेशली मुझे जैसे जर्नलिस्ट का, जिन्होंने 2002 के दंगे कवर किए हैं, उस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे वो खुलेआम भड़का रहे थे कि ये मुसलमान हैं, ये 4 बच्चे पैदा करते हैं, ये कीड़े मकोड़ों की तरह पल रहे हैं, और दंगे भड़का रहे हैं। और आज वो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, बन के बैठे हैं। तो आपका दर्द मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। और इसीलिए शायद मैंने ये किताब लिखी, गुजरात फाइल्स, क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त जस्टिस जो शब्द है वो सिर्फ एक कहने के लिए शब्द रह गया है। हम आप यहाँ पे इसलिए बैठे हैं और इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे दिल में एक दर्द है, एक जस्टिस के लिए एक डिजायर है जो अब तक पूरी नहीं हुई है। और वो दर्द हमारे दिल से कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो हमारे अपनों का दर्द है। हमने अपने अपनों को अपनी आंखों के सामने मारा जाते हुए देखा है। गुजरात फाइल्स इसलिए लिखी गई क्योंकि 2010 में मैंने पहली बार एक स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह को जेल भिजवाया। उनका रोल था फेक एनकाउंटर्स में, वो इशरत जहां, कौसर बी, सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति के एनकाउंटर्स में। लेकिन उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ एनकाउंटर्स ही नहीं है, ये एक स्टेट को पोलराइज करने के लिए मिस्टर अमित शाह, मिस्टर नरेंद्र मोदी का ने इस्तेमाल किया है। इसलिए नहीं क्योंकि वो रिलीजियस हैं, इसलिए क्योंकि रिलीजन एक ऐसा टूल है जिससे आप सोसाइटी को पोलराइज कर सकते हैं और पावर में बने रह सकते हैं। यही चीज पंजाब में भी हो रही है, यही चीज हिंदुस्तान में भी हो रही है। हम लोगों को पोलराइज करते हैं और रूल करते हैं।
मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, मैं मैथिली त्यागी बन गई। एक 26 साल की उम्र थी मेरी, और एक अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट कॉन्जर्वेटरी हॉलीवुड की स्टूडेंट बनकर मैं गुजरात में गई। एक छोटे से मकान में एक स्टूडेंट बनकर रह रही थी। उस वक्त मैंने गुजरात के होम सेक्रेटरी जो 2002 में थे उनका स्टिंग ऑपरेशन किया, गुजरात के डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, गुजरात के आईबी चीफ, गुजरात के सुप्रिंटेंडेंट एटीएस, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी खुद का स्टिंग किया मैंने। मैं सिर्फ 26 साल की थी। और मुझे याद है कि जिस दिन मैं नरेंद्र मोदी को मिली उसके फौरन बाद मेरे ऑफिस ने मुझे बुला लिया, क्योंकि वो डर गए थे कि नरेंद्र मोदी 2014 में आएंगे तो ऑफिस बंद करवा देंगे। और मुझे याद है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गई उनके ऑफिस में, तो उनके टेबल पर एक किताब रखी थी बराक ओबामा की। तो उन्होंने कहा, वन डे आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस मैन, एंड टुडे ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, एंड आई फील अशेम्ड. I feel really ashamed that this man is the Prime Minister of a country after presiding over a genocide and a carnage. I mean, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। It's like कि हम कमलनाथ या सज्जन कुमार को आप कहें कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसा लगेगा? ये वही दर्द है जो हम रोज फील करते हैं। और अगर ये बात मैं अपने लिबरल दोस्तों से कहूँ, रिपोर्टर्स से कहूँ, तो कहते हैं कम ऑन यार, let it be the past. I'm sorry, it's not the past. It's about justice. It's never about the past, because if you keep forgetting the past, you will never get justice. 84 cannot be forgotten. 93 cannot be forgotten. 2002 can never be forgotten. Because if we forget it, we will forget our history, and history can never be forgotten. History will be kind and objective. ये सब होने के बावजूद मुझसे होम सेक्रेटरी मेरे स्टिंग ऑपरेशन में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो दंगों को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका क्योंकि उसके बलबूते पर सीएम बने। गुजरात के एटीएस चीफ मुझसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी लोगों को बेवकूफ बनाता है और वो बन जाते हैं। इशरत जहां को तो उन्होंने अपने फार्म हाउस में अमित शाह ने रखा हुआ था। एक और ऑफिसर कहते हैं कि गुजरात के होम मिनिस्टर हरेन पांड्या, उसको तो इन्होंने ही मरवाया है। इन सब के बावजूद मेरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत चुप बैठी है। किताब को रिलीज हुए आज 5 महीने हो गए और एकदम चुप बैठी है। वो इसलिए चुप बैठी है क्योंकि उसके चुप रहने से मेरी जो सरकार है वो भी चुप रहेगी। और सरकार इसलिए चुप है क्योंकि आज की मीडिया चुप है। मेरे लिए जरूरी था शायद ये किताब लिखना, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन मैंने की ये छपी नहीं, तहलखाने से छापा नहीं, ये कह दिया कि इससे हमारा ऑफिस बंद हो जाएगा। लेकिन ये किताब मेरे लिए छापना इसलिए जरूरी थी बिकॉज ये मेरे कॉन्शियंस पर वे कर रहा था कि रोज रात मैं ये सोती थी ये सोचकर कि जो लोग गुजरात में आज भी रिलीफ कैंप में हैं उनकी आशा मुझसे है और मैं उसको पूरी नहीं कर रही हूं। 1994, 93, 2002 हर बार जब इलेक्शन आता है उठा लिया जाता है, और हर बार आप और हम जानते हैं कि क्या होता है। आज पंजाब में भी इलेक्शन का वक्त है, 1984 के दंगे उठाए जाएंगे और उसके बाद क्या होगा ये भी आप जानते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ना आपको ना मुझको जस्टिस देने के हक में है। इस मुल्क में मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, कह देंगे देखो हमने एक सिख को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आप खुश रहो। ये पॉलिटिक्स है इस कंट्री की, ये पॉलिटिक्स है राइट की। जैसे कुछ मुसलमानों को आज की गवर्नमेंट ने बिठा दिया, कह दिया देखो ये स्पोक्स पर्सन है, आप खुश रहो, देखो हम तुमको साथ में लेके चल रहे हैं। The politics behind the politics of riots is most scary, and उसकी जो रिपोर्टाज होती है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने अमित शाह को जेल भिजवाया उसके बाद एक पूरा सिनिस्टर कैंपेन शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक, बहुत बड़ा ऑडियंस होता है। वो हैशटैग चलने लगा राना अयूब सीडी, आगे कुछ नहीं लिखा गया, राना अयूब सीडी। अब औरत है, रिपोर्टिंग कर रही हैं, राना अयूब सीडी, मतलब बाकी आप अपने दिमाग से इस्तेमाल कीजिए कि इसका मतलब क्या होगा। दिस इज कैरेक्टर असैसिनेशन एंड दे डिड एज मच एज पॉसिबल। मुझे डेथ थ्रेट्स आए हैं। मैं अब तक 2010 से 2011 के बीच में मैंने 45 सिम कार्ड चेंज किए हैं, बिकॉज हर रोज मेरे फोन कॉल टैप होते थे। एक आईबी ऑफिशियल ने रिसेंटली मुझसे कहा यार अपने अकाउंट में थोड़े पैसे डाल लो। मैंने कहा क्यों सर? पता है बड़े देखा हमने कि तुम्हारे अकाउंट चेक कर रहे थे तो पता चला 2 होम लोन और कुछ और लेकर रखा। मैंने कहा सर अगर सरकार इतना सब कुछ चेक करी तो पे भी कर दे मेरा लोन।
तो ये है सर्विलेंस आज के ज़माने में उन लोगों पर जो जस्टिस चाहते हैं आपके लिए और मेरे लिए, और हम अकेले नहीं हैं। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि मैं काफ़ी दिनों से इस किताब को लेकर, गुजरात फाइल्स जो मेरी किताब है, इसको लेकर काफ़ी दिनों से घूम रही हूँ, हर जगह हर शहर में घूम रही हूँ, क्योंकि आज जब मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, ये किताब का पंजाबी एडिशन आ चुका है और कल ही मैंने इसका उर्दू एडिशन दिल्ली में लॉन्च किया। इसका मकसद सिर्फ एक है कि आप इसको पढ़ें और ये समझें कि हम इस पूरी लड़ाई में हम सब साथ हैं। ये आपकी अकेली की और मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है। जब आप इस किताब के पन्नों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमारे साथ भी हुआ है। इसी मिनिस्टर ने तो हमारे दंगे भड़काने के लिए हमारे साथ भी यही कहा है। इसी पुलिस ऑफिसर ने तो इतने इनोसेंट लोगों को एक साथ मारा है। जब आप एक एक पन्ने पढ़ेंगे उसमें से आपको 1984 और 1993 का दर्द नजर आएगा। और इसीलिए ये किताब और इसीलिए जर्नलिज्म जरूरी है। आज जब मैं ये किताब लिख रही हूँ, मुझे या मैं जा रही हूँ, मैं अभी कतर से लौटी हूँ, मैं दोहा में लैंड किया मैंने, और इंडियन एम्बेसी ने मेरा इवेंट कैंसिल कर दिया। इंडियन एम्बेसी को एक छोटी सी जर्नलिस्ट से बहुत डर लग गया, क्योंकि उसको लगा, इंडियन एम्बेसी को लगा कि शायद मैं दोहा में और दुबई में हिंदुस्तान का नाम खराब करूंगी। हिंदुस्तान का नाम तो खराब हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने किया है। हिंदुस्तान का खराब उन लोगों ने किया है जिन्होंने चलती सड़क पर लोगों को बेरहमी से मारा है। ये अभी जूलियो रिबेरो की बात कर रहे थे कि जूलियो रिबेरो जब राजीव गांधी के किस्सा बयान कर रहे थे कि दोबारा ये मत कहना, जूलियो रिबेरो मेरी किताब के लॉन्च पर आए और उन्होंने कहा कि तुमने जो अभी किताब लिखी है, इसमें जो लिखा है, ये सब तो मैं पहले से जानता हूं, क्योंकि ये सब तो हर राइट में ऐसे ही होता है। एक चीफ मिनिस्टर जो है खुली छूट दे देता है कि ये करो, क्योंकि इसके बाद मैं जो हूं एक बड़ा लीडर बन के बाहर आऊंगा। यही चीज 84 के दंगों में हुई, छूट दे दी गई कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ है और ये काम सिखों ने किया है, तो उनका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। यही चीज आप फिर मुड़ के गुजरात में देखिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर जिहादियों का अटैक है, इसलिए उनको मारना जरूरी है। बिल्कुल फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और सिर्फ फर्क ये है कि जिस कांग्रेस ने उस वक्त सिखों को मारा था वो भी आज पावर में है, और जिस बीजेपी ने 2002 में दंगे किए थे वो भी आज पावर में है। और हम जैसे लोग यहाँ बैठ के स्पीच सुन रहे हैं मेरी, अनफॉर्चुनेटली, और हम सबकी, हम यही बातें करेंगे। हम फिर किसी फंक्शन में जाएंगे, फिर वही बातें सुनेंगे, फिर उन्हीं लोगों को इलेक्ट करेंगे और ये कहानी चलती जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अंदर से सोचना बंद कर दिया, हमने अपने जमीर को झिझोड़ना बंद कर दिया। क्योंकि हम थोड़ा एक एज ए कॉम, एज एन इंडियन कम्युनिटी हम बिखर गए हैं और मरे हुए कॉन्शियंस के लोग हैं। हम स्पीच में आते हैं और तालियां बजाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। माफ कीजिएगा मेरी जुबान से, लेकिन ये भी मेरा दर्द है, आपका और मेरा मुश्तरका दर्द जो इस वक्त बोल रहा है। क्योंकि ये वक्त, ये आप लोग जो खड़े हैं, ये अगर आप स्पीच सुनकर अपने घर चले जाएंगे और अपनी रूटीन जिंदगी में दोबारा चले जाएंगे, तो इनकी, मेरी स्पीच का और इनकी स्पीच का, और जो यहाँ दिग्गज बैठे हैं, इनकी स्पीच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास हथियार है, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास पेन का हथियार है। जस्टिस को और हिस्ट्री को हम नहीं भुला सकते, तो कोशिश कीजिए कि अपनी आवाज उठाएं। कोशिश कीजिए कि रोज इस बारे में कुछ लिखा जाए। कोशिश कीजिए कि आज जो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी आवाज हमारे दिल्ली तक पहुंचे और उनको एहसास हो कि हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई है। और जब तक ये हम एहसास नहीं दिलाएंगे, ये पावर में फिर आ जाएंगे और फिर हमारे साथ वही करेंगे, और फिर कोई दंगा होगा, भले ही पंजाब में या दिल्ली में या बंबई में, जहां पर सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन मारे जाएंगे फिर, क्योंकि हम जिंदा नहीं है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी किताब है यहाँ पर, मैं खुद हूं यहाँ पर, यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा अपने जमीर को जगाइए और थोड़ा सा जो आप, और ये सोचिए कि इस इंसाफ की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। ये सिख की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू की लड़ाई नहीं है, पंजाबी की लड़ाई नहीं है, ये क्रिश्चियन की लड़ाई नहीं है, ये जस्टिस की लड़ाई है। ये उस इनोसेंट खून की लड़ाई है जो बहा है। That's all I can ask you and tell you. Thank you so much for hearing me.
है।